हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपनी परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे। जितना आपका स्टडी का टाइम टेबल है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग सीटेट के ईवीएस सब्जेक्ट के बारे में यानी कि पर्यावरण अध्ययन के बारे में बात करेंगे। और जो क्वेश्चन की संख्याएँ हैं वो समझ लीजिए टॉप 30 क्वेश्चन। जैसे कि सीटेट में आपका 30 प्रश्न आता है पांचों सब्जेक्ट से रिलेटेड, और ये प्रीवियस और प्रैक्टिस सेट दोनों से मिला के क्वेश्चंस जो 30 प्रश्न हैं वो बनाए गए हैं। कम समय में ज़्यादा प्रश्न की करने की कोशिश की जाएगी। जहाँ पर व्याख्या की आवश्यकता होगी उन प्रश्नों पर व्याख्याएं भी दी जाएंगी। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इसलिए क्योंकि आप जानते हैं किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस सेट कितना इंपॉर्टेंट होता है। और आज की क्लास में आपका टॉप 30 में से कितना स्कोर रहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। और एक बात और कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो से अवगत हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला अगला वीडियो जो है, अगली क्लास जो है, आपको पहले मिले। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। क्या है प्रश्न और उनसे संबंधित ऑप्शंस या आंसर्स क्या हैं। तो आप अगर 2022 के सभी प्रीवियस ईयर को अगर आपने हल किया होगा तो आप देखे होंगे कि कितना भौगोलिक क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीटेट में। ऐसा लग रहा है कि यूपी टेट के प्रश्न हैं जो कि घुमा फिरा के पूछा जाए या जैसे भी, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली भौगोलिक क्षेत्र मैपिंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो है वहीं से लिया गया है। तीनों राज्यों का ऐसा समूह जिनके किनारे किसी पर अरब सागर है, मतलब अरब सागर के किनारे पर, या कौन से ऐसे राज्य हैं, दूसरी भाषा में कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो अपने जो सीमाएं हैं वो अरब सागर के साथ साझा करते हैं, ये बात रही। तो कौन सा राज्य है पहले देख लेते हैं। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो अरब सागर आप बनाई जाए अगर, तो यहाँ पे आपका अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से भी प्रश्न पूछा गया था और अरब सागर से भी प्रश्न पूछा गया था। तो अरब सागर से प्रश्न है तो देखिए केरल है, ठीक है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक और केरल ये हो गया। तो ये तो इधर ही हैं, तो इनकी जो है संभावना ज़्यादा है कि इनके जो है सीमाएं हैं वो तटीय क्षेत्र से हैं, अरब सागर से जुड़े हुए हैं। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश यहाँ है तो मिल नहीं रहा। उड़ीसा यहाँ है तो उड़ीसा आएगा नहीं आपका अरब सागर में। अब पश्चिम बंगाल आप देख रहे हैं तो यहाँ बंगाल की खाड़ी से मिल रहा है, तो यही पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। संसार की 5वीं और भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा का नाम है। देखिए ये ईवीएस के प्रीवियस ईयर 2022 की ही बात हो रही है। 2022 जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसमें जिस प्रकार के प्रश्न आए हैं ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए मिले हैं ईवीएस में, जो कि ऐसा लग रहा था कि यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता था। संसार की 5वीं और भारत की पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, तो बहुत ही आसान प्रश्न है और आपने रट्टा भी मारा होगा इसको बहुत पहले। तो बछेंद्र पाल, सुनीता विलियम्स, कर्णम मल्लेश्वरी, संतोष यादव। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बछेंद्री पाल है। प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दिवाली के विषय में नीचे दिए गए कथन में सही कथन को चुनें, ठीक है। ये दोनों त्योहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। ये दोनों त्योहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है, और दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तीसरे की, तीसरे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा दीपावली जो है अमावस्या पूर्णिमा, यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका। देखिए भोजन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है इस तरह से, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत पहले अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे और जो इनकी पाठ्यचर्या दी जाती है एग्ज़ाम के पहले, उनमें भी सारी चीज़ों को डिटेल में बताया गया है। तो खाना सबसे अच्छा लगता है। किस राज्य की बात करी जाए, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, केरल, तो आप जानते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, केरल, ठीक है। केरल में नारियल बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जो है खेती होती है नारियल की, इसी वजह से वहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं हर चीज़ में नारियल डाल के।
हमारे देश में ऐसा गांव है, मतलब ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। यह गांव कहाँ होने चाहिए? गांव की बात कर ली जाए कि कहाँ होने चाहिए, तो हिमाचल प्रदेश। अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है आप जानते हैं, ठीक है। तमिलनाडु, असम और उत्तराखंड। सबसे आसान प्रश्न है और सबसे बेहतरीन प्रश्न है, वो है तीसरा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो इनको तैयार रखें। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर, जुलाई से सितंबर, अप्रैल से अगस्त, जनवरी से मार्च। छठे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो अक्टूबर से दिसंबर में। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। किराने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण किरण ने, ठीक है, किरण ने होगा यहाँ पे, किरण ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण पशु लिया। क्या लिया? पशु लिया, यानी कि पशु के बारे में बच्चों को बताना है। इनमें से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे, यानी कि कौन सा ऐसा काम होगा, कौन सा ऐसा क्वेश्चन निम्नलिखित ऑप्शन में से होगा जो जो वो टॉपिक लिए हैं पशु, उनके बारे में वो अच्छे से बच्चों को सिखा पाएंगे। किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नामों का उच्चारण करना, यानी कि किसी कविता से देख लिया और उनसे बच्चों को रटवाया जा रहा है या बुलवाया जा रहा है, दोहराया जा रहा है कि बच्चों आप पशुओं के नाम लीजिए। प्राणी उद्यान के पशु तथा स्थानिक पशुओं के चित्रों को देखना। प्राणी उद्यान में पशु या जानवरों को देखना। देखिए, स्थानिक पशुओं के चित्रों को देखना, चित्र नहीं देखना है। अगर वो प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं भ्रमण विधि से, तो वो जो तीसरे ऑप्शन में पूरी तरह से बताया जा रहा है कि क्या करना है, प्राणी उद्यान में पशुओं या जानवरों को प्रत्यक्ष रूप से बच्चे देखेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा बच्चों के लिए और बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट से चीज़ों को सीखेंगे। तो और जब बच्चे इंटरेस्ट से कोई चीज़ें सीखते हैं, रुचि के साथ किसी चीज़ को सीखते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे हम और आप, तो वो चीज़ें ज़्यादा समय तक अस्थायी हो जाती हैं, हमें याद रहती हैं। आगे देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में विनाश का उद्देश्य है। गृह विनाश तो होना नहीं चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ऑप्शन देख लेते हैं। पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण, घर पर समय का सदुपयोग, विद्यालय में सीखे संकल्पना में दक्षता, सीखने का विस्तार। आठवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो यहाँ पे विनाश नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। और क्वेश्चंस मैं लाऊँ कहाँ से, मुझे याद भी नहीं कि मैंने कहाँ से इसको टाइप्स किए हैं। और ये प्रीवियस ईयर 2022 से है, लेकिन कहाँ से है ये मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अगर आपने प्रीवियस ईयर में इसको देखा है, हल किया है, तो इसका सही कमेंट बॉक्स आपको पता होगा, सही जो आंसर होगा वो पता होगा, चौथा है। अगर दूसरा कोई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे चौथा इसका सही आंसर होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? जल। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की थीम क्या है? जल, मौसम, सामग्री और जानवर। नौवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जल ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो थीम है वो जल है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए। पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे? यानी कि शिक्षक क्या है, पर्यावरण अध्ययन के आकलन में, यानी कि बच्चों को वो जानना चाहते हैं बच्चों से कि उन्होंने कितना सीखा है, वो किस प्रकार के प्रश्न का चुनाव करेंगे। हम कौन सी 5 चढ़े खाते हैं, ये ऐसा कुछ होगा नहीं। क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है या मिसप्रिंट है। क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो? ठीक है। पत्तियों का हरा रंग किस कारण से है? ठीक है। बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल काटने तक के चरण कौन से हैं? ठीक है। 10वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो बच्चों से हमें ये जानना है कि बच्चे पर्यावरण अध्ययन के बारे में कितना सीखे हैं और कितना वो जानते हैं और उनका चिंतन कितने अच्छे लेवल पे है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा दूसरा, कि क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो। इस पर बच्चे अपनी अपनी राय रखेंगे, अपनी अपनी तर्क रखेंगे, कुछ चिंतन मनन करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे और कुछ फनी आंसर्स भी देंगे, कुछ सीरियस आंसर्स भी देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों का आकलन हो जाएगा बहुत ही आसानी से। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से वाद विवाद होगा, बच्चे आपस में चर्चा करेंगे। कक्षा 4 के अध्यापक एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा? वर्गीकरण एवं प्रयोग करना, संप्रेषण एवं चरों की पहचान, अवलोकन तथा मॉडल का निर्माण,
नक्शा बनाना एवं मापन करना। 11 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो बच्चा क्या करेगा, उसे अवलोकन करेगा और नए नए मॉडल को बनाने की कोशिश करेगा। तो बहुत ही बढ़िया, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन है ये। कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का क्या उद्देश्य है? शिक्षक ने कहा कि जो हम भोजन खाते हैं शरीर के अंदर उनका क्या होता है। शिक्षक ने बच्चों के सामने ये बात रखी और वो किस प्रकार से रिएक्शन देंगे, ये शिक्षक का क्या उद्देश्य है ऐसे प्रश्न पूछने का। ऑप्शंस देखते हैं। पाचन क्रिया या वैज्ञानिक तथ्यों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना। सही बात है, ये बढ़िया है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना। ये बहुत ज़्यादा सटीक और पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि 12th क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है और कुछ अच्छे लेवल से अधिगम के बारे में जो है सिखाने की कोशिश है। तो दूसरा ऑप्शन सही नहीं है उतना। विद्यार्थियों के अंतर्बोधि विचारों का अनुसरण करना, जिसके द्वारा वे विद्यार्थियों में विचारों की कल्पनाशीलता का सृजन करता है। उपरोक्त सभी 12 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हम विद्यार्थियों के अंदर क्या विचार चल रहे हैं, वो किनका अनुसरण कर रहे हैं देख के, और उनमें विद्यार्थियों में जो कल्पनाशीलता है यानी कि इमेजिनेशन, उसका कहाँ तक प्रभाव है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर की ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। यानी कि बताया जाता है कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान न दिया जाए, कि कुछ बाहरी ज्ञान भी दिया जाए जिससे मौलिकता बच्चों में आए। तो उसके लिए कुछ जो है संवेदनशील मुद्दों पर भी बात की जाती है बच्चों के सामने। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है, यानी कि इनमें से कौन सा एक बेहतर ऑप्शन होगा जो पाठ्यचर्या में लिया जाएगा। बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं, तो ठीक है, बाल मजदूरी और वर्ग असमानताएं बढ़िया है एक तरह से। जाति भेदभाव और दहेज प्रथा, तो एक दहेज प्रथा एक ऐसी कुरीति है जिसपे तो सभी लोगों को काम करना चाहिए, लेकिन एक ये तो जाति भेदभाव जो है ये है, पर ठीक है, इस पर जो है एक पॉजिटिव रख सकते हैं, लेकिन दहेज प्रथा एक अलग हो जाता है। बाल मजदूरी तो बढ़िया, लेकिन घरेलू हिंसा जो है कुछ सीमित दायरे में है, तो इस ये बहुत बढ़िया नहीं होगा। जाति भेदभाव तथा घरेलू हिंसा, ये भी बहुत ज़्यादा, घरेलू हिंसा जो है की बात, अब देखिए हर घर में घरेलू हिंसाएं अलग अलग प्रकार से होंगी, ठीक है, लेकिन जो 13 का सबसे सही ऑप्शन होना चाहिए वो पहला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाल मजदूरी और वर्ग असमानताएं, क्योंकि हमारे समाज में जो असमानताएं हैं, अलग अलग निम्न दर से उच्च दर से बच्चे हैं क्लासों में हैं, और वो आगे चल के अभी भी ऐसे लोगों से मिलेंगे लाइफ में। तो ये जानना बच्चों को ज़रूरी है कि बाल मजदूरी कितना इम्पॉर्टेंट है, या क्यों नहीं बाल मजदूरी करवाना चाहिए, और वर्ग असमानताएं से क्या नुकसान है, क्या लाभ है, उनका मतलब निगेटिव पहलू पॉजिटिव पहलू दोनों पे बच्चों को सिखाना होगा। इसकी वजह से ये जो है पाठ्यक्रम में होना चाहिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक आसान क्वेश्चन है, बहुत समझाने की इसकी जरूरत है नहीं मुझे लगता। विषय वस्तु के माध्यम से बहुत सी जानकारी दी गई है। समाज में उपस्थित रूढ़िवादी धारणाओं एवं पूर्वाग्रह पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रटने की बात जहाँ होगी वो वैसे तो गलत होती है। वैसे क्वेश्चन देखते हैं, पहले ऑप्शंस देखते हैं। साथ रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया है। सीखने सिखाने के साधन के रूप में केवल पाठ्य पुस्तक पर उपयोग ही शिक्षक द्वारा होता है, यानी कि पाठ्य पुस्तक का उपयोग सिर्फ शिक्षक द्वारा होता है, बच्चे उसका जो है उपयोग नहीं करते हैं। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक की सबसे, उसमें रटने द्वारा सीखने को सचेतन रूप से हतोत्साहित किया गया है। अगर प्रोत्साहित होता है तो ये ऑप्शन सही नहीं होता, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि पाठ्य पुस्तक में बच्चों को रटने के लिए, रटन विद्या के लिए जो है मना किया गया कि आप रटिए नहीं, उसको सीखिए, करके सीखिए, डिस्कशन से सीखिए, लेकिन उसको सीखिए। तो हतोत्साहित किया गया है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर प्रोत्साहित होता तो ये ऑप्शन सही नहीं होता। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति का मूल्यांकन ईवीएस, ठीक है, ईवीएस के सीखने सिखाने के लिए उपयुक्त है। प्रतिदिन, प्रति माह, 6 महीने, वर्ष के अंत में। तो देखिए, जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे ईवीएस हो या अदर कोई सब्जेक्ट हो, अगर हम उसे प्रतिदिन चीज़ों को समझाते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं, सीखते सिखाते हैं, तो वो बेहतर होगा प्रतिदिन। अब आप ही एक दिन पढ़िए, ठीक है, उसके बाद 2 दिन बाद पढ़िए, तो वो चीज़ें भूल जाएंगे आप जो आज पढ़े होंगे। इनफैक्ट
तुरंत अगर आप सुबह, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि सुबह को मैं नई कोई टॉपिक पढ़ती थी और शाम को अगर नहीं मैं दोहराती थी तो वो चीज़ें अक्सर भूल जाती हैं, और आधा से ज़्यादा लोगों के साथ जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो रिवीजन इम्पॉर्टेंट है, उसको प्रतिदिन रिवीजन करिए तो प्रतिदिन ऑप्शन उसमें सही होगा। एक ईवीएस की अध्यापिका मीरा को शांत कक्षा पसंद है, ठीक है, तथा वह अपने विद्यार्थियों को कहती है कि वो बैठकर अपने अपने कार्य करें। उसके विद्यार्थी निम्न में से किससे वंचित रह जाएंगे, ठीक है, रहेंगे? बहुवृद्धि से, अवलोकन से सीखना, व्यक्तिगत सीखना, सहपाठी। यही नहीं हो पाएगा। जब वो शांत रहेंगे तो अपने सहपाठी से बात नहीं कर पाएंगे, ग्रुप डिस्कशन नहीं हो पाएगा, वो अपने सहपाठी द्वारा नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये भी बहुत पॉजिटिव ऑप्शन इस प्रकार का है कि अपने बच्चे डिस्कशन करके खुद में, अब समूह चर्चा क्यों करवाई जाती है, इसी वजह से कि वो एक दूसरे की भावनाओं को समझे। कुछ नया बच्चे के पास है दूसरे बच्चे के पास, तो वो बच्चा ले सके, उनके पास कुछ नई संस्कृति है तो वो उन्हें दे सके। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, उस महिला वेट लिफ्टर का क्या नाम है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं? वहीदा प्रिज्म, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, कर्णम मल्लेश्वरी। 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सुनीता विलियम्स है। मेढक और कीटों को फंसाने और खाने वाला घटपली पौधा कहाँ पाया जाता है? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और महाराष्ट्र। तो 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो मेघालय सही ऑप्शन है। देखते हैं आगे क्वेश्चन 19 की क्या है। 19वां क्वेश्चन ये रहा कि मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री, ये 23 डिग्री, ठीक है। तो 19 का सही आंसर है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये तो, साउथ हो जाएगा। मकर रेखा पृथ्वी है, ये आपका 0 पे है भूमध्य, कर्क और ये मकर, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कर्क रेखा भारत की तरफ है तो मकर नीचे ही होगा, यानी कि साउथ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये मतलब कि दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, तो दक्षिणी गोलार्ध में है तो सही होगा, पहला ऑप्शन ही। आगे देखते हैं, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बहुत ही आसान प्रश्न है ये सारे। उड़म, एजी टांसले, आर.डी. मिश्रा, विटाकर। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फास्ट देखते हैं, ऐसे प्रश्नों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। घास भूमि क्षेत्र की परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता होता है? जीवाणु, मांसाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। तो मांसाहारी सबसे मतलब ऊपर होता है, ऐसे पिरामिड बनाएंगे तो। आगे देखते हैं, वायुमंडल की प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। तो 22 का जो सही आंसर की बात कर ली जाए तो 22 का सही आंसर जो हो जाएगा दूसरा, क्षोभ मंडल। और किसमें जो है बादल बरसना और बिजली तड़कना, बादल बनना, ये सारी चीज़ें किस मंडल में होती हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था? 16 अक्टूबर 1990, 10 दिसंबर 1980, 11 मई 1972, यानी कि 1972, 11 दिसंबर 2002। 23 के सही आंसर की बात कर दें, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने के लिए पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती। 24 के सही आंसर की बात करें, जैविक खेती जो हमारे यहाँ आपके यहाँ होती है अधिकतर। अम्लीय वर्षा संबंधित है, ये प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बोरिक एसिड। तो आपको पता है ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न तो सबको एकदम समझ लीजिए। अगर आप 2 महीने 3 महीने से भी तैयारी कर रहे हैं, अगर सीटेट यूपीटेट भी आपका देखने के लिए मिलेगा ही, क्योंकि आयोग जब बन चुका है तो उसके लिए भी तैयारी करते रहिए, बेहतर ही है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। WWF से क्या आशा है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइड फंड और वर्ल्ड वॉच फंड। तो आपको पता है WWF का फुल फॉर्म पूछा गया है। 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फूलों की घाटी अवस्थित है सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में। तो सबसे आसान प्रश्न है ये सारे, तो चौथा ऑप्शन उत्तराखंड में सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रीन ट्रिब्यूनल और सर्वे ऑफ इंडिया। तो सर्वे ऑफ इंडिया तो होगा नहीं, आपको पता है। 28 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण, क्योंकि प्रदूषण से संबंधित है तो यही सही हो जाएगा। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है एंडीज में, हवाई में, सिसिली में और रॉकीज में। 29 के सही आंसर की बात कर लीजिए, एंडीज
एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में जरूर नोट डाउन करें। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा और सिंधु। तो बहुत ही आसान और बहुत बार पूछे गए जो क्वेश्चन, ये ब्रह्मपुत्र, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे या पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।